राधे राधे बच्चों। मेरा नाम है पिंटू कुमार और मैं आपको विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। आज लेक्चर नंबर 4 है किस चैप्टर का, कार्बन एवं उसके यौगिक में। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में। सबसे पहले एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। एथेनॉल वही है जो अधिकतर दारू वगैरह में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह द्रव अवस्था अवस्था में होता है कमरे के तापमान पर। ठीक है, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है। तुम लोग देख सकता है 156 केल्विन है। केल्विन से डिग्री सेल्सियस बदलने आता है तो तुम लोग डिग्री सेल्सियस में बदल लेगा, ये बहुत कम है। और 351 केल्विन यानी कि लगभग 60-70 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर ये उबलने भी लगता है। ठीक है, तो इसका गलनांक बहुत कम है। अधिकतर शराब जैसे पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है, शराब का हिस्सा है। लेकिन इसका जो शुद्ध हिस्सा शुद्ध है, यानी कि इसको जब भी उपयोग किया जाता है पानी में मिला करके, यानी कि उसको तनुकृत करके उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इसको शुद्ध रूप में उपयोग करा जाए तो यह हमारे लिए बहुत घातक साबित होगी। ठीक है, यह एक बहुत अच्छा विलायक है, इसीलिए तुम लोग कफ सिरप जानता है ना, खांसने वाला दवा है ना, उसके बाद वो पानी में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो उसको घोलने के लिए अल्कोहल का ही उपयोग करा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हम लोग खांसी का दवा भी पी लेते हैं तो हमारे लिए नशीले पदार्थ के रूप में काम करेगा, है ना। और टिंचर आयोडीन नाम सुना होगा, ये बताती है क्या है। तुम लोग क्लिनिक पर गया होगा, घाव वगैरह हो जाता है तो वो सब किसी चीज़ से साफ करता है ना, आयोडीन से, जिससे कि कीटाणु वगैरह फैलता नहीं है। ठीक है, तो ये आयोडीन भी जो है वो पानी में घुल नहीं सकता, तो इसीलिए आयोडीन को घोलने के लिए भी इसका उपयोग करा जाता है, एथेनॉल का। उसके बाद हम बताते हैं कि ये टॉनिक, हाँ टॉनिक जो विटामिन का सिरप होता है ना, वह भी उसको भी घोलने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और हम बता दें ये बहुत अच्छा विलायक है। विलायक यानी कि जिस प्रकार पानी में सारा कुछ घुल जा रहा था, उसी प्रकार शराब यानी एथेनॉल, इसी का अल्कोहल बोलते हैं इसको। तुम लोग ये क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र तो जान ही गया होगा अभी तक, C2H5OH है ना। तो हाँ, जिस तरह हम बता रहे थे कि पानी में सारा कुछ घुल सकता है, उसी प्रकार से पानी तुम ज़्यादा डालो कम डालो, सारा मात्रा में पानी इसमें घुल सकता है। यानी कि एक बहुत अच्छा विलायक के रूप में हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते अभिक्रिया। किसी भी चीज़ का केमिस्ट्री में पढ़ने का तरीका होता है ना, तो सबसे पहला होता है कि उसके बारे में जानना, उसकी अभिक्रिया, फिर वो बना कैसे, ये सब जानेंगे तो उसके बारे में सारा डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अभी तो हम अभी सीखें कि आखिर वह है क्या, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसको हम लोग देखे हैं कि नहीं देखे, है ना। ये होता हो गया। अब हम देखते हैं अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया है ना, जब हम एथेनॉल को C2H5OH को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या कि ये सोडियम क्या बोलते हैं इसको, C2H5ONA, सोडियम एथेनोएट इसका नाम है, सोडियम एथेनोएट। एथेनोएट और प्लस एक चीज और निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है ना, इसी यानी कि इसके निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, वैसा कौन सा पदार्थ था जिसमें अगर हम लोग धातु डालते थे तो हाइड्रोजन गैस निकलता था।
तुम लोग अम्ल क्षार में पढ़ा होगा कि किसी भी धातु और अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता था। समझ में आया? तो यहाँ पे जो अल्कोहल है या इथेनॉल है वह एक लवण बोलते हैं अम्ल की भांति कार्य कर रही है। ठीक है, तो इस तरह का अभिक्रिया होता है। यहाँ पे आग इस तरह से रख सकते हैं तुम लोग कि हम ये एथेनॉल या दारू जो है वो अम्ल की प्रकृति रखता है। इसमें अगर हम सोडियम डालते हैं या कोई धातु डालते हैं तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे हम बताते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना। पिछले क्लास में हम बताए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन आखिर बनाया कैसे जाता है, असंतृप्त से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाते हैं। क्या था प्रक्रिया उसमें? इथीन था, डबल बॉन्ड है ना बीच में, तो इथीन नाम होगा इसका। इसमें अगर हम पैलेडियम और या फिर निकल का उपयोग करें और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें इससे, तो क्या बन जा रहा था? इथेन बन जा रहा था, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जा रहा था। अब हम इसका उल्टा देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एथेनॉल कैसे। यहाँ पे अगर हम सांद्र यानी कि पूरा कड़ा वाला, दो तरह का वर्ड होता है, सांद्र और तनु यानी कि उसमें पानी मिलावट हुआ हो, और सांद्र यानी कि उसमें पानी मिला हुआ नहीं हो, खतरनाक वाला, है ना। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे इसमें, तो ये क्या बनेगा? ये यहाँ से निर्जलीकरण, इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं बहुत जगह। निर्जलीकरण क्यों? क्योंकि इसमें से एक जल की अणु खत्म हो जाती है या उसमें से निकल जाती है, तो यहाँ से एक अणु निकलेगा और यहाँ से एक। ठीक है, तो ये बनाता है C2H4। ठीक है, यानी कि इथेन। इसको अगर दिखा पाए, रुक जाओ दिखाता हूँ। C2H5 कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ से जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो ये क्या कराता है? इससे एक OH और इससे एक H, ध्यान से समझो, एक H प्लस एक OH दोनों मिला करके एक हटा देता है ना, और यहाँ पे एक आबंध जोड़वा देता है। तो यहाँ से एक H2O यानी कि एक जल की अणु निकल जाएगी और यहाँ पे बनाएगा इथीन कुछ इस प्रकार का। तुम लोग देख पा रहा होगा कि इसमें से अगर एक OH हटा देंगे तो दो H बचेगा, और इसमें से एक H हटा देंगे तो भी दो H बचेगा, और साथ में यहाँ पे निकलता है जल का एक अणु। ठीक है, तो ये इसको हम लोग निर्जलीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको निर्जलीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इथेनॉल पीना हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल हम लोग पढ़ते हैं कि क्या हमारे शरीर पर इथेनॉल यानी कि अल्कोहल का बुरा असर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इथेनॉल की कुछ ऐसे प्रभाव जो सजीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है ना। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक अल्कोहल का प्रयोग करने लगता है ना, तो उसका जो उपापचय प्रक्रिया क्या बोलते हैं? जैसे खाना पचना, हमारा श्वसन दर मेंटेन करके रखना, हमारे मतलब हर एक काम को करने के लिए हमारे शरीर में उपापचय प्रक्रिया होती है। तो लोग जैव प्रक्रम अभी तक पढ़ लिया होगा, तो उसमें उपापचय प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है कि सजीव को जीवित रहने के लिए उसमें उपापचय प्रक्रिया बहुत अधिक मात्रा में होती रहती है। एक साथ हजारों लाखों संख्या में उपापचय प्रक्रिया होती रहती है, ये तो जानता होगा। तो यहाँ पे बोल रहे उपापचय प्रक्रिया धीमी होने लगती है।
उसके बाद इसका CNS क्या लिखे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अंग्रेजी का वर्ड है ये। यानी कि हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये कमजोर होने लगता है, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता जो है वो कमजोर होने लगती है, और बैलेंस करने का जो क्षमता होता है, देखा होगा तुम लोग जो शराब पीता है वो सब अधिक डोलने होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका उसके शरीर पर कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उनका दिमाग सारा कुछ हमारे दिमाग में ही करता है ना, बैलेंसिंग का काम करता है, पीछे का अनुमस्तिष्क, तो वे भी प्रभावित होता है, और हमारा जो सोचने समझने का क्षमता है वो कमजोर होने लगता है। हालांकि इससे आराम महसूस होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि शराब पिएगा तो किसी भी टेंशन से मुक्त रहेगा। लेकिन अंत में बात यह है कि तुम्हारे समझने, सोचने समझने और मांस की गतिविधि में कमजोरी लाएगी। समझ में आया? तो ये सारी जो है वो बुरा प्रभाव है अल्कोहल को पीने का, ठीक है। लेकिन ये हम बता दें कि बहुत सारे राज्यों में अल्कोहल बैन भी है और बहुत सारे राज्यों में अल्कोहल बैन नहीं है। लेकिन अल्कोहल बनाना ध्यान से समझना, वो सभी राज्यों में बैन है। उसके लिए एक लाइसेंस धारी होना ही चाहिए, यानी जो अच्छे से जानकार हो। क्यों? क्योंकि अल्कोहल बनाने के वक्त, हम बोले अल्कोहल बनाने के वक्त क्या होता है, जहरीला अल्कोहल भी बहुत मात्रा में बन जाता है ना। यानी कि कभी इधर उधर हो गया अभिक्रिया, तो बनना था C2H5, ये बनना था CH3CH2OH, इसको बोलते एथेनॉल, ये होता है पीने योग्य। लेकिन गलती से भी अगर CH3COH, यानी इसका नाम है एथेनॉल और इसका नाम है मेथनॉल, एथेनॉल की जगह अगर थोड़ा सा भी मात्रा में अल्कोहल मेथनॉल बन गया, ठीक है, तो ये किसी व्यक्ति के जान लेने का कारण बन सकता है ना। इससे थोड़ी सी भी मात्रा में अगर सेवन करा जाए तो हम लोग ने जो पिएगा वो मर सकता है ना। क्यों मर सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ बुक में। तो जब मेथनॉल का सेवन करा जाता है तो लिवर में जाकर के, तुम लोग को पता होगा कि जितने भी दारू पीने वाले होते हैं उनका लिवर खराब होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिवर ही वो जगह है जहाँ पे सभी हानिकारक पदार्थों का निस्यंदन, क्या बोलते हैं उसको, फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि खराब को छाटा जाता है। यानी कि जो हमारे शरीर के लिए खराब है वो लिवर में ही जाके छनता है। तो छनने के प्रक्रम में मेथनॉल जब छनेगा, है ना, तो होगा ये कि मेथनॉल जैसे ही जाएगा वहां पे, मेथनॉल जो है वो बदल करके मेथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे ध्यान से समझना, मेथेनॉल बन जाएगा। ये था मेथनॉल, है ना। जैसे ही लिवर में गया, ये मेथनॉल है वो मेथेनॉल में बदल गया। इसके साथ ये घटना नहीं घटती, और ये मेथनॉल है वो लिवर कोशिका को जिस प्रकार अंडा सिझाते हैं तो एकदम कड़ा सा हो जाता है, उसी प्रकार हमारे लिवर को ये कड़ा कर देता है। जिससे होता क्या है कि हमारे लिवर सेल डैमेज हो जाती है, मर जाती है, और अल्टीमेटली हमारी जान चली जाती है। समझ में आया? तो ये कारण है कि लोग बोलते तो है कि शराब, मतलब सरकार बोलती है कि सरकार पी सकता, शराब पी सकता, पर शराब को तुम बना नहीं सकता। समझ में आया? तो कारण समझ में आया कि ये खराब क्यों होता। हालांकि हम बताएं कि अल्कोहल जो है, एथेनॉल, ये बहुत अच्छा विलायक है ना। तो इसका उपयोग तो करना होगा, मतलब उपयोग तो करता है बहुत जगह पे। तो इसको खराब यूज में ना ले ले, इसे विलायक के लिए हम बनाए, बड़ा बड़ा सा ड्रम भर के रखें विलायक के लिए कि कुछ घोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो चोरी हो गया और शराबी के हाथ में लग गया, पीने लगा, मरने लगा। सब तो मरने नहीं लगा, पी के अपना हालत खराब करने लगा,
ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या, इसका सॉल्यूशन है कि इसमें थोड़ी सी मात्रा जहर डाल दो, तो पूरा का पूरा जो ड्राम हो जाएगा वो जहर बन जाएगा, है ना, जिसके डर से कोई पिएगा नहीं और हमारा विलायक भी बचा रहेगा, हम अपना काम भी कर लिए। ठीक है। तो ये होता है विकृत अल्कोहल, इसको बोलते हैं। क्या, किसको बोलते हैं? एथेनॉल में थोड़ी सी मात्रा अगर हम मेथनॉल का डाल दें, जिससे कि जो पहले पीने योग्य अल्कोहल था वो अब पीने अयोग्य बन गया, यानी कि अब उसको पी नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रक्रिया को विकृतीकरण बोलते हैं और वो अल्कोहल को क्या बोलते हैं? विकृत अल्कोहल। तो विकृत अल्कोहल, विकृतीकरण क्या बोलेंगे? एथेनॉल में मेथनॉल का मिलाना ही विकृतीकरण कहलाता। ये हो गया। और इस तरह से हम लोग विलायक के रूप में उसका काम लेते हैं। एक है, आजकल तुम लोग बहुत सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। हम लोग जानते हैं कि इतने बड़े 125 करोड़ के आदमी हैं, पूरा देश है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत होगी, तो यहाँ पे पेट्रोल का खपत भी बहुत ज़्यादा होगा। और तुम लोग को पता होगा कि भारत में पेट्रोल का जो निकालने की प्रक्रिया वो बहुत ही कम है ना। हम लोग ज़्यादातर तेल बाहर के देशों से ही लाते हैं। तो इसको कम करने के लिए सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग नाम का एक कुछ बनाया। तो 80% पेट्रोल रहेगा और 20% एथेनॉल, ये दोनों को मिला करके कुछ कुछ मात्रा में एथेनॉल को हम लोग ईंधन के रूप में भी कार्य में ले सकते हैं और ले भी रहे हैं, है ना। इसको एथेनॉल ब्लेंडिंग का नाम सुना होगा। बहुत से देशों में ये हो चुका है, भारत में भी धीरे धीरे सभी शहरों तक पहुंच रहा है। ठीक है। तो एथेनॉल का उपयोग हम बोले कि इसका विलायक में करा जा सकता, पीने का करेंगे हम लोग तो इतने सारे दुष्प्रभाव हैं इसके। और हम बताएं कि ये हम लीवर खराब होने का, मरने का चांस भी बताएं। ठीक है। अब हम बताएंगे इसका एक और महत्वपूर्ण यौगिक। अब हम देखते हैं एसिटिक एसिड, जिसका नाम है एथेनोइक एसिड। IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से एसिटिक एसिड को एथेनोइक अम्ल नाम दिया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। ठीक है। इसका ही 3 से 4% हिस्सा सिरका में उपयोग किया जाता है। बहुत लोग को सिरका नहीं पता होगा, लेकिन हम बता दें कि चाउमीन वगैरह बनाने में इसका उपयोग करा जाता है। सिरका खट्टा पदार्थ है, जो ऐसे वाइट कलर का होता है, डालता है चाउमीन में, है ना, जिससे स्वाद बढ़ता है। तो सिरका में इसका उपयोग 3 से 4% केवल, यानी कि 96-97% केवल पानी होता है उसमें। इसका गलनांक 290 केल्विन है, यानी कि लगभग बोला जाए तो 15-20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अमूमन गर्मियों के दिनों में 15-16 डिग्री सेल्सियस से तो अधिक रहता है, यानी कि गर्मी के दिनों में यह द्रव अवस्था में रहेगा। लेकिन ठंडे के दिनों में जब तापमान गिरती है तो इसकी जो अवस्था होती है वो चेंज होकर के ये ठोस अवस्था में क्रिस्टल के रूप में होने लगता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल। इसके बाद हम बताते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया में सबसे पहला है स्टिरीकरण। स्टिरीकरण 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 देखते हैं। देखो, स्टिरीकरण हम लोग 2 यौगिक का नाम पढ़े अभी। एक का नाम पढ़े एसिटिक अम्ल और दूसरा का नाम पढ़े इथेनॉल। ठीक है।
यानी कि एसिटिक अम्ल का एक अलग ग्रुप होगा और अल्कोहल का अलग ग्रुप होगा। ये दोनों की जब अभिक्रिया कराया जाता है तो इसमें से इसका OH निकल जाता है और इसका H निकल जाता है, ध्यान से देखना, है ना। तो बचता क्या है, CH3, C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर O और CH2CH3। यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो ये एक अलग प्रकार्यात्मक समूह बन गया। वैसे इसका नाम दिया नहीं गया, लेकिन इसका नाम होता है एस्टर, इसीलिए इस पूरे का यौगिक का नाम है एस्टर, एस्टर ग्रुप, है ना। इसीलिए इसी के नाम पर इसका रासायनिक अभिक्रिया का भी नाम पड़ा एस्टरीकरण। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम साबुनीकरण अभिक्रिया भी है, साबुनीकरण अभिक्रिया, है ना। साबुन बनाने में इसका उपयोग करा जाता है। यानी कि साबुनीकरण अभिक्रिया को जब बोला जाए क्या है तो लिखेंगे, जब कोई एसिटिक अम्ल और एथेनॉल अभिक्रिया करती है तो वह एस्टर का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया को हम लोग साबुनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं या एस्टरीकरण। ये जो यौगिक बना एस्टर, इसका उपयोग परफ्यूम बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, इसका सुगंध बहुत ही खुशबूदार होता है ना, तो इसका उपयोग हम लोग उसमें कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये अम्ल है, देखो एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये अम्ल है तो हम लोग इस पे देखेंगे कि क्षार के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया यानी कि CH3COOH, ये तो अम्ल है, इसके साथ अगर हम NaOH डाल दें, ये क्षार है ना, तो क्या बनाता है ये CH3COONA+H2O। हमको पता है जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो ये एक लवण है और ये जल है ना। तो बस आसान है ये, है ना। एक अंतिम अभिक्रिया है इसका, ये दूसरा अभिक्रिया, और तीसरा अभिक्रिया है इसका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सबको पता ही होगा, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट। जिसमें CO3 जुड़ा हुआ रहेगा उसको कार्बोनेट बोलते हैं, जैसे कि ये सोडियम कार्बोनेट कहलाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं ना। तो या तो कार्बोनेट होगा या तो बाइकार्बोनेट, ये दोनों के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है CH3COOH, ये तो था एसिटिक अम्ल। हम लोग देखें जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये लवण बनाता है, जल बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसका लवण का हम नाम लिख दें CH3COONA, ये एक लवण है ना। हम बता दें तुम लोग एनो का प्रयोग करता होगा, एनो में जब भी हम लोग पानी डालते हैं, है ना, तो वो अभिक्रिया करके CO2 बनाता है और वही हम लोग पीते हैं, तो वही हमारे पास डकार आता है और हमारी एसिडिटी यानी अम्लता से राहत पहुंचाता है। तो इस अभिक्रिया में तुम लोग देखेगा ये एक अम्ल है और ये सोडियम कार्बोनेट। अगर हम बाइकार्बोनेट का भी उपयोग करें, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी उपयोग करें, तो भी अभिक्रिया एकदम सेम टू सेम रहेगी, है ना। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। ठीक है, आज का यहीं तक। आज का लेक्चर बहुत छोटा था, इससे कुछ नया सीखा हो तो कृपया सब्सक्राइब करो और लाइक वगैरह करो। धन्यवाद।